हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज बात करते हैं हम कुछ डिफरेंट टॉपिक के बारे में। हम बात करते हैं मूवीज के बारे में। आई होप आप मूवीज देखना आप बहुत सारे लोगों को पसंद होगा। तो पहली मूवी जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है टेबल नंबर 21। आई होप ये मूवी आप सबने देखी होगी। 2013 की ये मूवी है। काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। काफ़ी लोगों मुझे भी वो काफ़ी अच्छी लगी मूवी। डिफरेंट कॉन्सेप्ट, नए लोग और काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स। और उसके बाद आई थी आप सबकी चहेती एक मूवी। और मेरी भी बहुत फेवरेट मूवी रही है ये। जब भी ये टीवी पे आती है तो कई बार मैं ये मूवी देखने के लिए बैठ जाता हूँ। मैं तो क्या, मेरे घर वाले सारे एक जनरेशन अप एक जनरेशन डाउन सब ये मूवी को बहुत प्यार देते हैं। द मूवी इज थ्री इडियट्स। आई होप आप सबने ये मूवी देखी होगी। बहुत प्यारी मूवी है। उसके गाने, उसके डायलॉग्स जो आज भी बहुत फेमस है। इतने साल हो गए, मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं इस मूवी को आए हुए। एंड स्टिल ये मूवी आज सबकी फेवरेट रही है। और एक और मूवी आई है 2019 में, छिछोरे। आई होप ये गाना सॉरी ये मूवी आप सबने देखी होगी। अ, इस मूवी के जो कैरेक्टर है काफी काफी कह सकते हैं कि काफी डिफरेंट है। काफी डिफरेंट है। काफी चटपटे कैरेक्टर इस मूवीज में डाले गए हैं। और इस मूवी के कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर हैं, उन सारे कैरेक्टर को आप कहीं ना कहीं, अगर कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है या पड़ोस में, आप कहीं ना कहीं एक 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 व्यक्ति जो आप पड़ोस में ढूंढ सकते हैं। एक कैरेक्टर कहीं ना कहीं आपके पड़ोस में होगा। एक कोई और कैरेक्टर आपके क्लास में होगा। कोई और हो सकता है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर एक कैरेक्टर हो सकता है आप खुद हो। तो ये मूवी काफी डिफरेंट थी। तो आपको क्या लगता है ये तीन मूवी के बारे में हम बात किया, टेबल नंबर 21, थ्री इडियट्स एंड छिछोरे, उसमें क्या कुछ कॉमन है? सोचिए। लेट मी गिव यू अ हिंट। बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं रैगिंग के बारे में। अभी जस्ट कुछ समय पहले ही एमबीबीएस के एडमिशन्स हुए हैं। और बहुत सारे नए नए बच्चे इस होप में आए हैं कि वो नए मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। और एक एस्पायरिंग डॉक्टर जो रहते हैं, सब दिल में होता ही है उनका सबका कि डॉक्टर बन के बहुत कुछ करेंगे। बहुत कुछ सपने होते हैं। पर जैसे ही वो मेडिकल कॉलेज में आते हैं, या फिर कोई भी, इनफैक्ट कोई भी कॉलेज, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या नर्सिंग कॉलेज हो या फिर लाइक एनी कॉलेजेस में, ये रैगिंग की जो चीज़ें हैं बहुत प्रेवलेंट रही है। हालांकि बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन आए हैं, उसके कारण से ये चीज़ें बहुत रिड्यूस्ड हुई है। पर कहीं ना कहीं ये होता ही रहता है कोई ना कोई कॉलेज में, इन वन और अदर फॉर्म्स। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ रैगिंग एंड इट्स लॉस। तो चलिए जानते हैं रैगिंग और उसके लॉस के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि रैगिंग क्या होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई है कि रैगिंग क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हिसाब से रैगिंग इज एन डिसऑर्डरली कंडक्ट वेदर बाय वर्ड्स, एक्शन, words spoken or written, or by any act which has the effect of teasing, treating, or handling with rudeness any other student indulging in rowdy or undisciplined activities which cause or is likely to cause annoyance, hardship, or psychological harm, or to raise fear or apprehension thereof in a fresher student or a junior student, or asking the student to do any act, perform something which such student will not in the ordinary course, and which has the effect of causing or generating a sense of shame or embarrassment so as to adversely affect the psyche or physique of a fresher or a junior student is called as ragging. काफी बड़ी डेफिनेशन है। लेट्स लेट्स ब्रेक दिस डेफिनेशन इनटू मल्टीपल थिंग्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इसको हम समझने में आसानी होगी अगर ब्रेक करते हैं तो पहला पार्ट ये होता है कि एडी एनी डिसऑर्डरली कंडक्ट आइदर बाय वर्ड्स और एक्शन, लाइक टीजिंग और ट्रीटिंग और हैंडलिंग विद रूडनेस हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि एक राउडी और अनडिसिप्लिन एक्टिविटी जो किसी स्टूडेंट में एनॉयंस, हार्डशिप या साइकोलॉजिकल हार्म क्रिएट करे।
या फिर किसी तरह का डर, फियर, एप्रीहेंशन अपने जूनियर्स के माइंड में डेवलप होता है। या फिर हो सकता है कि उनको ऐसा कोई एक्ट करने के लिए बोलना, एक्ट परफॉर्म करने के लिए बोलना, जो इन ऑर्डिनरी कोर्स को स्टूडेंट ना करे, और उस एक्ट करने से उसको एक शेम या एम्बेरसमेंट हो, और कहीं ना कहीं उसके फिजिक को या साइकोलॉजी को एडवर्सली अफेक्ट करे। ये सारी चीजें comes under the purview of ragging. So, in simple terms, ragging is a systematic human right abuse practiced by seniors on the fresher so as to exert their dominance over the juniors. हिस्ट्री की बात करें तो 7th-8th सेंचुरी के समय जो न्यू न्यू स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स एंट्रेंट होते हैं, जो न्यूबी होते हैं स्पोर्ट्स में, तो उनको हर तरह के जो ह्यूमिलिएशंस होते हैं उनसे फेस किया जाता था। इस कहते थे कि उनसे एक टीम स्पिरिट बिल्ड होती है उनमें। अगर नए लोग आते हैं उनको डिसिप्लिन करना, उनको सिखाने का एक नया तरीका उन्होंने, कुछ लोगों ने जो इजाद किया था। और जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो मिलिट्री ने भी इस तरीकों को अपनाया, और जब भी कोई न्यू रिक्रूट्स मिलिट्री में ज्वाइन करते थे तो उनको ये चीजें सिखाई दी जाती थी कि उनको इस तरह के टॉर्चर करवाए जाते थे। और एक बार वॉर एंडेड हो जब एंड हुई, जब वॉर खत्म हुई, तो सारे सोल्जर अपने कई सारे सोल्जर ऐसे थे जो बीच में पढ़ाई लिखाई छोड़ के वापस आए थे अपने काम पे, पढ़ाई लिखाई छोड़कर वॉर में एंट्री किए थे, लड़ाई के में गए थे। और जब लड़ाई खत्म हुई तो अब जब दोबारा अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में गए और अपना एजुकेशन को कंप्लीट किया, तो कंप्लीट करने की कोशिश करी, तो उस समय उन्होंने ये सारी चीजें जो आर्मी में सीखी थी वो अपने स्कूल्स में अप्लाई करनी शुरू कर दी। तो जब भी स्कूल में कोई नए लोग आते थे तो इसी तरह का साइकोलॉजिकल या फिजिकल अब्यूज या टॉर्चर वो उन पर ही इम्प्लीमेंट करते थे। और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई तो ये जो रूलिंग है इंडिया में भी आने लग गई, और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में भी ये बहुत अच्छे से, आप कह सकते हो कि बहुत वाइड स्प्रेड फैल चुकी है रैगिंग। हिस्ट्री की बात करें थोड़ी सी तो लाइक अर्ली 70s में बहुत माइल्ड फॉर्म में था, और 80s में मीडिया का बहुत सारे ब्रूटल फॉर्म्स जो है मीडिया ने कवर किया। और प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, हर तरह के जो कॉलेजेस हैं उसमें बहुत हाई लेवल पे ये रैगिंग होने लगी। और कहीं ना कहीं साउथ इंडिया एक बड़ा हब बन गया था रैगिंग का। और जब लेट 70s में एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ खास बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट होने लग गए, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि इंडिया ने रैगिंग को बैन करने वाली जो नोटिफिकेशंस थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो लिए गए। और 1997 में तमिलनाडु बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग लीगलाइजेशन अगेंस्ट रैगिंग। और 1999 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, एक विश्व जागृति मिशन के थ्रू एक पीआईएल दाखिल किया गया था। उसके उसके चलते यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बहुत बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हर यूनिवर्सिटी को दी थी, सो दैट यू कैन दे कैन कर्ब द दिस menace ऑफ रैगिंग। तो दिस इज ऑल द हिस्ट्री। सो रैगिंग होती क्यों है? एक्चुअली काफी सारे लोग को लगता है कि रैगिंग रैगिंग से ये होता है, रैगिंग का ये होता है, पर एक्चुअल में दिस कैन नॉट बी फार अवे फ्रॉम द ट्रूथ। तो लोगों को लगता है कि अगर आप कोई किसी की रैगिंग लेते हैं तो एक स्टूडेंट होता है, बोल्ड होगा, प्रिपेयर होगा अपने डिफिकल्ट लाइफ सिचुएशंस के लिए, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली रैगिंग आपको सिखाती है कि आप बस, आप पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो आप सहते रहो, और किसी भी तरह का रजिस्ट ना करो आप, और उसको बस एक्सेप्ट करो कि हाँ तुम्हारे साथ ये हो रहा है, बस होने दो, डेट्स इट। अगला मिथ होता है कि लोगों को लगता है कि ये एक इंटरेक्शन करने का एक प्लेटफॉर्म बन सकता है, दोस्ती करने का, फ्रेंडशिप डेवलप करने का एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। बट आई डोंट थिंक कि दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं इंटरेक्शन के, फ्रेंडशिप डेवलप करने के, जो विच इज मोर ह्यूमन एंड विदाउट एनी ह्यूमन राइट अब्यूज के हो सकते हैं। तो देर आर मल्टीपल वेज जो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, जिसमें आप किसी को परेशान किए बिना अच्छे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, दोस्ती डेवलप कर सकते हैं। अगला मिथ मिथ ये होता है, लोगों को लगता है कि एक यूनिटी या वननेस की जो स्पिरिट होगी
वो क्रिएट होगी। पर आई डोंट थिंक कि अगर आप जब इस रैगिंग होती है तो एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइप के लोगों का बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोग की होती है कि बहुत कम होती है, कुछ लोग की बहुत ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं एक डिवीजन आ जाता है रैगिंग के बीच में कि इस लोग की हो रही है तो ये लोग इस तरह के हैं, या फिर सीनियर्स का हो कि इस टाइप के लोगों को जो रैगिंग लेनी है, चाहे रिलीजन हो या कास्ट हो या जो भी हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है जिस कारण से रैगिंग बहुत फेमस, रैगिंग काफी लोगों को डिवाइड कर सकती है। अगला चीज हो सकती है, एक मिथ होता है कि बोलते हैं कि मिथ क्या बोलूं कि अभी भी लगता है कि रैगिंग अभी बैन हो गई है और सारे कॉलेजेस ने सारे चीजें कर चुकी है जिससे रैगिंग ना हो। पर बहुत सारी कॉलेज में अभी अभी भी रैगिंग हो रही है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें अभी भी न्यू न्यू जो बच्चे आते हैं उनके साथ रैगिंग होती है, बहुत सारे कंप्लेंट्स होती है। और कहीं ना कहीं कॉलेजेस भी है कि अपने एम्बेरसमेंट को, रेपुटेशन को बचाने के लिए वो जो रैगिंग के इंसिडेंट्स होते हैं उसको छुपा लेते हैं। और अभी कई लोग को लगता है कि रैगिंग पहले हुआ करती थी अब नहीं होती, तो सेम थिंग है। रैगिंग अभी भी होती है, हो सकता है फॉर्म्स अलग अलग होता है, कहीं माइल्ड फॉर्म में होता है, कहीं कोई कोई और फॉर्म में होता है, पर रैगिंग तो अभी भी हो रही है। तो मतलब ये कह सकते हैं प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है, कहीं ना कहीं हिडन है ही। तो रैगिंग क्या फॉर्म, रैगिंग क्या होती है, कितने तरह की हो सकती है रैगिंग, टाइप्स ऑफ रैगिंग क्या हो सकती है। तो टेक्निकली आप देखा जाए तो आप फोटो में देख सकते हैं, कहीं किसी को मूर्खा बनाया जा रहा है, कभी किसी को डांस कराया जा रहा है, कभी किसी को पानी डाल दिया गया, हैरेस किया गया, कभी किसी को वेरियस टाइप पनिशमेंट दिया गया। तो ये मतलब बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, कहीं ना कहीं इन सबको हम अगर कंबाइन करें तो दो तरह के फॉर्म्स हो सकते हैं, एक माइल्ड फॉर्म होता है, एक सीवियर फॉर्म हो सकता है। माइल्ड फॉर्म जैसे आइस ब्रेकिंग बिटवीन जूनियर्स सीनियर, बस एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ, वो सारे। एक प्लेटफॉर्म हो सकता है इंटरेक्ट टू नो ईच अदर, हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टू गेट टू नो ईच अदर। और एक नया एनवायरनमेंट में जो नए बच्चे आए हुए होते हैं नए एनवायरनमेंट में, तो कहीं ना कहीं कस्टम हो सकते हैं माइल्ड फॉर्म से। तो आई एम नॉट प्रमोटिंग कि रैगिंग अच्छी होती है या माइल्ड फॉर्म करना चाहिए, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट थिंग इज दैट दिस इज आर टू फॉर्म्स। लाइक एक हल्के फुल्की माइल्ड फॉर्म हो गया, और दूसरी होती है एक सीवियर रैगिंग। सीवियर रैगिंग जनरली सैडिस्टिक नेचर की होती है, लोगों के मन में डर, एक भय डेवलप किया जाता है, फियर या अप्रीहेंशन डेवलप होता है, और कहीं ना कहीं मेंटल ट्रॉमा हो सकता है उसको आगे जाके, जो जिस व्यक्ति के साथ भी जो विक्टिम है उसका, उसको मेंटल ट्रॉमा या डेथ भी हो सकती है फिजिकल हार्म के अलावा। तो लोग बोलते हैं कि बिल्ड कैरेक्टर, इट रैगिंग बिल्ड कैरेक्टर्स, बोलते हैं कि कॉलेज की लाइफ ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती है, जूनियर से इंटरेक्शन आसान हो जाता है, द जूनियर कैन ओवरकम द फियर, बट देर आर अदर एक्सपेक्ट ऑफ दिस कॉइन ऑल्सो, लाइक इंजुरीज फिजिकल और मेंटल, फियर, एब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट। कई बार लोग इतने डर जाते हैं रैगिंग के इंसिडेंट से कि कॉलेज छोड़ ही देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। भले सोचते हैं कि जान रहे, पर जान बस रहे, कॉलेज छोटे तो छोटे, एजुकेशन छोटे तो छोटे। कई लोग का ऐसा भी हुआ है कि बहुत सीवियर केसेस में डेथ भी हो चुकी है। तो मल्टीपल वेज हो सकते हैं रैगिंग के। कई बार जूनियर सीनियर बोलते हैं कि जा उस लड़की से बात कर, उसका नाम और ब्रांच पूछ किया। कई बार बोलते हैं कि अपने फेस या फिर हेड को या फेस को सिर्फ हाफ साइड को ही आप शेव करो। हो सकता है किसी गाने में या सॉन्ग में डांस करने के लिए बोला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पुस्तक की लाइन पढ़ रहे हो और उस लाइन को पढ़ते पढ़ते ऐसे पढ़ना है कि इट इट ही आप अब इसको गाने के जैसे उस धुन में गाओ, और उस धुन में कोई और व्यक्ति को डांस करवाते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग, बहुत सारी चीजें होती है, एक जोक बताने के लिए हो सकती है। दिस आर माइल्ड फॉर्म्स, दिस इज नॉट सीवियर फॉर्म। लाइक मैं ये बता रहा हूँ, इंट्रो देना किसी का, बोलते हैं कि चलो इंट्रोडक्शन दो अपना, बट दिस इज आर माइल्ड फॉर्म्स। तो वेस ऑफ रैगिंग, किस किस तरह से रैगिंग हो सकती है। तो आपने देखा होगा ये मूवी जेम्स बॉन्ड वाला, टैडन टैडन टैडन, आपने देखा होगा, सबको याद आ गया होगा आई थिंक, ये सर ये वाला सीन प्रॉपर, कि सीनियर वहां पर खड़े हैं एंड जूनियर्स आर हैविंग लाइक दे आर दे आर एक्टिंग लाइक समथिंग, एंड देन चाराना अठाना वाला बहुत फिनोमिनल सीन आपने याद याद देखा होगा। एंड दिस जहापना तो सिगरेट हो तोहफा कबूल करो, लाइक फेमस डायलॉग रहा पूरे मूवी का, थ्री इडियट मूवी का।
आज भी सबको याद है। सो देर आर वेरियस टाइप ऑफ रैगिंग्स। तो पर कुछ सीवियर चीजें भी है जो होती है, तो मजाक की बात रही। सीवियर चीजें भी बहुत सारी है जो रैगिंग में करती थी। आप देख सकते हो कि हेड शेव करवा दिया गया और मार्च करने के लिए बोला गया स्टूडेंट को, तो बहुत सारे वेज हो सकते हैं। तो वेज के बारे में बात करें तो एक फॉर्मल ड्रेस कोड रखा जाता है। ड्रेस कोड, पर्टिकुलर ड्रेस कोड होगा कि आपके सर में बाल नहीं होंगे, दाढ़ी पे बाल नहीं होंगे, इस तरह का कलर कोड रखा जाता है। बोलता है कि आपको बोला जाएगा व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, रेड सॉक्स, ब्लैक शूज, इस तरह का कई बार होता है, कुछ जगह पे रहा है। और जैसे प्लेड फूल, जो आपको वो जेम्स बॉन्ड वाला आपने देखा कि चतुर रामलिंगम को थ्री इडियट मूवी में बनवा रहे थे, तो इस तरह के टास्क करवाए जाते हैं। कोई चीज लाने के लिए बोला जाता है, जैसे आपको छिछोरे मूवी में कुछ चीजें लाने के लिए बोली गई थी, तो इस तरह का। हाँ, हॉस्टल में इंटरेक्शन कुछ कुछ चीजें होती है। जैसे आपको कई कुछ कुछ सीनियर्स होते हैं जो अपने जूनियर्स को रैगिंग के नाम पे सोने नहीं दे रहे हैं, बैठने नहीं दे रहे हैं, खाने नहीं दे रहे हैं। और अभी रिसेंटली आपने बहुत सारे कॉलेजेस का भी देखा होगा कि सीनियर्स इतना काम ले रहे हैं कि उनके जूनियर्स को ना सोने मिल रहा है, बैठने मिल रहा है, खाने मिल रहा है। लाइक लाइक बहुत प्रॉब्लम उनको होने लगे थे, फिजिकल हार्म हो गया था। और बहुत सारी चीजें कि कैसे चलेंगे वो सैल्यूटेशन। जैसे सैल्यूटेशन की बात करो, जहाँ पना तो सिगरेट हो, तोहफा कबूल करो वाला जो सैल्यूटेशन था, वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन का एक पार्ट होता है कि आपको इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोडक्शन। आप छिछोरे मूवी से आप देख सकते हो किस तरह से उसको इंट्रोडक्शन करवाया गया। तो बहुत सारे चीजें थी। अब्यूज, ड्रग्स ड्रग्स के फॉर्म में अब्यूज करवा सकते हैं कि द न्यू बीस आर लाइक forced to drink like alcohol or any form of try any form of drugs. There is also sexual, physical, mental और name calling abuse also। तो बहुत सारी चीजें होती है। हर जैसे उसको आप देख सकते हो कि अलग अलग वेरियस नाम से बुलाया जाता था किसी को। लाइक इट्स ट्रूली डिमीनिंग फॉर सम पीपल। तो साइकोलॉजी में कैसा इफेक्ट पड़ता है रैगिंग का, जानते हैं। तो रैगर को, जो भी रैगिंग ले रहा होता है, जो सीनियर रैगिंग ले रहा था, उसको लगता है कि वो ही इज हैविंग सम अथॉरिटी। उसको फॉल्स सेंस ऑफ अथॉरिटी का फीलिंग आती है और सुपेरिटी की कहीं फीलिंग आने लग जाती है। और कहीं ना कहीं बदला लेना वाली चीजें उसके मन में आती रहती है, किसी और से बदला लेना या बच्चों के साथ बदला लेना। कहीं ना कहीं वो अपना सैडिस्टिक प्लेजर भी लेने की कोशिश करता है। एक फैशन स्टेटस भी हो जाता है कि वो बड़ा आदमी है, रैगिंग लेता है, उसके सामने कोई किसी की नहीं चलती। जो जब आता है तो सब भाग जाते हैं, लोगों का डर बना रहता है। तो कहीं ना कहीं वो एक कुछ लोग को ऐसे फीलिंग भी आने लग जाती है। और कुछ लोग को लगता है कि एक आइस ब्रेकिंग वाला पार्ट ये सोच के करते हैं कि चलो कुछ इंटरेक्शन हो जाएगा। और कई लोग जो रैगिंग लेना नहीं भी चाहते, तो पीयर प्रेशर में आके उनको रैगिंग लेना भी पड़ जाता है। अगर विक्टिम की बात करें तो विक्टिम में कई बार एक अप्रहेंशन डेवलप हो जाता है। रैगर जो सीनियर को लगता है कि सब कुछ अच्छा है, आइस ब्रेक हो रही है, कहीं ना कहीं एक नया इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है, ऐसा लगता है। पर जो जूनियर्स होते हैं, जो रैगिंग दे रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत डर सताने लग जाता है। कई बार रात को सो नहीं पाते। एक वैसे भी वो नए बेचारे बच्चे जो रहते हैं, नए नए आए हुए हैं घर से, एक नया एनवायरनमेंट होता है, कई बार लोग पहली बार घर से निकले होते हैं, तो वो एक दुख अलग होता है। और यहाँ पर सब लोग को चाहते हैं कि एक होमली एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो मेंटेलिटी होती है रैगिंग की, उस कारण से वो रात को सो भी नहीं पाते। वैसे भी वो घर से दूर होते हैं, डर अलग चीज रहती है। और नाइट में आने शुरू होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। कई लोग इसके चलते डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड में भी हो जाती है। कई लोग अटेम्प्ट टू सुसाइड, कई लोग लिटरली मतलब सुसाइड में मतलब सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो इट इज लाइक अदर साइड ऑफ द कॉइन। विक्टिम की फैमिली की बात करो तो कहीं ना कहीं ये जो फिजिकल या मेंटल हार्म हो रहा है बच्चों को, फिजिकल मेंटल इंजरी हुई है बच्चों को, तो उस कारण से उसके ट्रीटमेंट में, रिहेबिलिटेशन में बहुत सारे पैसे भी लग सकते हैं। और इसके अलावा जो ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उनके फैमिली को होता है, वो एक अलग चीज है। कि सोचते हैं कि इतने दूर बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा, इतना उम्मीद से भेजा, इतने बच्चे ने भी इतने मुश्किल से वो एग्जाम क्रैक किया, इतने मेहनत से वहां पर गया, इतना पैसा लगाया, इतना एफर्ट लगाया, इतना समय लगाया उस चीज पे जाने के लिए, और वहां जाके हो क्या रहा है। तो लाइक इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंस्टीट्यूट की एक रेपो बना होता है, इंस्टीट्यूट का एक रिस्पेक्ट होता है एक सोसाइटी से कि ये इंस्टीट्यूट जो है पढ़ाई के लिए फेमस है, ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे प्रोडक्ट निकालते हैं, इस इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं
मतलब बहुत अच्छा पैकेज उनको मिलता है। उन इस इंस्टीट्यूट अगर कोई आदमी पढ़ा है तो ये मान लिया जाता है कि वो बहुत अच्छे जगह से पढ़ा है, बहुत अच्छा नॉलेज उसको गेन है। नाम, कई बार इंस्टीट्यूट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर अगर इंस्टीट्यूट में इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं उस इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन पर भी सवाल उठ जाते हैं। कॉसेस की बात करें तो जनरली जो सीनियर को लगता है कि लाइफ की वैल्यू नहीं है, ऐसा लगता है कुछ लोग जो रैगिंग, मतलब सीवियर फॉर्म की रैगिंग जो कर रहे हैं, वो उनको लाइफ की कोई कदर नहीं होती। या हो सकता है कि मैनेजमेंट, जो हॉस्पिटल या कॉलेज मैनेजमेंट है, उसका बहुत कंसर्न नहीं होता रैगिंग प्रिवेंशन में। या हॉस्टल की बात करें, हॉस्टल में जो रैगिंग को रोकने के लिए चीजें होनी चाहिए वो उतनी अच्छी नहीं है, कॉलेज की पॉलिसीज उतनी अच्छी नहीं है। या फिर कास्ट, रिलीजन और रीजन के बेस पे भी कई बार रैगिंग होती है। और कई बार ये होता है कि कॉलेज या एडमिनिस्ट्रेशन पनिशमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है रैगर्स पे, तो इस कारण से भी रैगर्स बहुत खुलेआम जो करना चाहे कर लेते हैं। पर ये सारी चीज से जो अफेक्ट होता है विक्टिम पे, जो जूनियर्स पे, वो डिप्रेशन हो जाता है, वो एकदम आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, ना खाना खाने जाते हैं, ना रूम से बाहर निकलते हैं। लाइक उनकी जो मोरल डिमोरलाइजेशन हो जाता है, उनकी कोई जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसकी धज्जियां उड़ जाती है। और इन इफेक्ट वो एकेडमिक्स में अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाते, कई बार बीमारी कुछ बार हो जाती है, और कई बार सुसाइडल भी हो जाते हैं, और कई बार सुसाइड में कामयाब भी हो जाते हैं। तो ये कुछ अफेक्ट्स है जो बहुत अभी कई लोग को समझ में नहीं आएगा, पर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विट। तो अगर थिंग्स कंट्रोल के बाहर चले गई तो ये भी हो सकता है कि साइकोलॉजिकल फॉर्म में ये हो सकता है कि एंग्जाइटी, नेगेटिव सेल्फ इमेज, जो भी अभी हमने बात किया वो हो सकती है। और गुस्सा भी आ सकता है, खुद पे गुस्सा आता है कि मैंने क्या किया, इतने मेहनत से मैंने पढ़ाई क्यों की, इतने मेहनत से जो मैं कर रहा था वो क्यों कर रहा था, ये इस चीज को देखने के लिए क्या हो रहा है सब, ये सोच के खुद पे गुस्सा आएगा, खुद की सेल्फ स्टीम डाउन हो जाएगी। और कॉग्निशन के बेस पे अगर बात करें तो कंसंट्रेशन अच्छा नहीं बनेगा, ना ही अटेंशन दे पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी एकेडमिक्स जो एक्टिविटी है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, वो डाउनग्रेड करेगी। और बिहेवियरल इश्यूज की बात करें तो ये सारे जो डिप्रेशन वाली चीजें हैं और ये जो एकेडमिक्स की जो प्रॉब्लम है, जो सारी चीज को देखने के लिए वो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वो ड्रग्स में चले जाए, अल्कोहल, स्मोकिंग, कहीं ना लोग उसको बोल सकते हैं कि शराब ले ले तो चीजें ठीक हो जाएगी, ऐसा कर ले चीजें ठीक हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। और आगे चलकर उसको ऐसे लॉन्ग टर्म अगर चलते रहे तो हाइपरटेंशन, स्लीप चेंजेस, हेडेक और बहुत सारी चीजें ऐसे भी हो सकती है। तो ये एक विशियस साइकिल होती है। सीनियर आता है, जूनियर की रैगिंग लेता है, जूनियर जूनियर जब एक साल और वहां पर एक साल रैगिंग दे रहा होता है, एक साल के बाद वो खुद सीनियर जब बन जाता है तो उसको लगता है कि उसको तो रैगिंग करने का राइट मिल गया है, और दिस इज द ओनली वे टू इंटरेक्ट विद देयर जूनियर्स, और अपने सीनियर की लेगेसी तो कहीं ना कहीं कंटिन्यू करनी ही होती है। तो जब वो जूनियर जो रैगिंग दे चुका होता है, जब वो खुद सीनियर बनता है तो नए जूनियर जब आते हैं तो उसकी एक रैगिंग वो लेना शुरू कर देता है, तो लाइक एक विशियस साइकिल बनता है और ये हमेशा चलता ही रहता है। कुछ केस स्टडीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे मल्टीपल केसेस हुए हैं इंडिया में, हम इंडिया की अगर स्पेसिफिक बात करें तो बहुत सारे केसेस हुए हैं ऑल ओवर द इंडिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। जैसे एक केस ये था कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का एक बच्चा था तमिलनाडु का, 1996 की बात है। तो उसमें उसके सीनियर्स ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, उस लाइक उसके बॉडी को मल्टीपल मल्टीपल पार्ट्स में कट किया था। एंड एंड बहुत बुरा केस था ये केस काफी फेमस रहा था उस समय का। एंड देन देयर वाज लाइक एक और केस था, एरोनॉटिकल स्टूडेंट रहा था कर्नाटक का, उसके साथ एक और केस हुआ था, उसको सीवियर बॉडी बर्न हो गए थे रैगिंग के समय। और एक और अगला केस था एक नर्सिंग स्टूडेंट का, तो कर्नाटक का ही था ये भी। तो उसको उसके सीनियर्स ने टॉयलेट क्लीनर पिला दिया था, जिस कारण से उसको सीवियर अल्सर्स हो गए थे पेट में, और काफ़ी बर्न्स हो गए थे, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गए थे, काफ़ी समय तक वो एडमिट भी रही थी। और लाइक आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दैट इज बियॉन्ड रिकवरी, तो वो चीज़ें इसके साथ हुई थी।
और एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है, वो था अमन कचरू का। तो ये कांगड़ा हिमाचल में एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें फर्स्ट ईयर का मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था अमन। तो 4 सीनियर उसके रूम पे आए और उसको बहुत रात भर बहुत मारा, उसके सर को दीवार से पटका। और ये सारी आप ये फोटो आप नेट से ली हुई गई है, वेरियस जगह पे आप देख सकते हैं इसका। आप सर्च करना चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। तो हुआ क्या था उस दिन? तो उस दिन जब 7 मार्च 2009 की बात है, अमन को 4 उसके सीनियर्स ने मारा। 8 तारीख को लाइक ही वॉज ही वॉज डिक्लेयर डेथ। जब उसकी बॉडी मिली तो शिमला में उसका ऑटोप्सी की गई, पोस्टमार्टम किया गया। और ये पता चला कि उसकी डेथ जो हुई थी वो ट्रॉमेटिक सेरेब्रल हेमरेज से हुई थी, मतलब सर के अंदर खून ब्लीडिंग हुई थी। सर के अंदर ब्लीडिंग हुई थी, उस कारण से उसकी डेथ हुई थी। और वो केस कोर्ट में गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 10,000 और 4 साल, हर व्यक्ति जितने भी 4 उसके एसिलियंट्स थे उन चारों को 10,000 रुपए और 4 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी गई थी। और अप्रैल 2011 में हाई कोर्ट ने उस जो फाइन को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया था पर हेड। आगे चल के 2012 में वो सारे कन्विक्ट को रिलीज कर दिया गया था, इस परमिशन और इस कंडीशन के साथ कि वो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, बट दे विल नेवर ज्वाइन, आई एम सॉरी, बट दे विल नेवर ज्वाइन द गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब वो कभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन के साथ उसे दोबारा उन चारों को मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने के लिए अलाउ कर दिया गया था। और ये इकलौते इंसिडेंट नहीं रहे हैं, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि इंटरनेट पूरा भरा हुआ है इस तरह की चीज़ों से, जहाँ पर एलिगेशंस लग रहे हैं, जहाँ पर कोई सुसाइड कर रहा है, जहाँ पर कोई सुसाइड नोट लिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो इन सब कुछ कर्व करने के लिए पनिशमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो अमन कचरू वाला जो केस था वो बहुत लैंडमार्क केस रहा था। तो उसके बेस पे आप देख सकते हो कि वेरियस गाइडलाइंस भी आई थी। तो अमन कचरू के जो केस था उसके बाद जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक रेगुलेशंस लाया गया, यूजीसी रेगुलेशन ऑन कर्बिंग द मैनर्स ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट 2009 को लाया था। तो रैगिंग, इस रेगुलेशन के हिसाब से ये था कि बहुत सारे रेगुलेशंस दी गई थी कि रैगिंग पूरे कॉलेज में ब्रोशर्स रहेंगे, हर जगह पब्लिश करके रखा जाएगा कि होर्डिंग्स लगाई जाएगी कि रैगिंग इज बैंड। और एडमिशन के समय स्टूडेंट और पेरेंट को एक एफिडेविट साइन करना होगा जहाँ पर लिखा होगा दे विल नॉट डू द रैगिंग। और वेरियस कमिटीज और स्क्वाड्स बनाए जाएंगे जो रैगिंग को रोकने के लिए वहाँ पर इंस्टीट्यूट में काम करेंगे। इसके अलावा कुछ हेल्पलाइन नंबर भी रहेंगे जहाँ पर अगर कुछ ऐसा कुछ चीज़ें होती है वहाँ पर वो बात कर सके, जो भी जूनियर है वहाँ पर जाके बात कर, जिसके साथ भी रैगिंग हो रही है वो जो वहाँ पर कॉल करके बोल सके कि दे आर सफरिंग फ्रॉम रैगिंग। एफआईआर भी आप लॉन्च कर सकते हैं विद पुलिस। और बीच बीच में रैगिंग का इवेल्यूशन भी होता रहेगा, इंस्टीट्यूट देखेगा, यूजीसी देखेगा। और फ्रेशर के हॉस्टल को हमेशा अलग किया जाएगा जो अपने उसके सीनियर के हॉस्टल से। तो ये रेगुलेशंस, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो यूजीसी में यूजीसी 2009 पे दी गई थी। आप जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी हुई है। इट इज़ लॉन्ग पेज, लॉन्ग लॉन्ग डॉक्यूमेंट, लाइक एक समरी मैं बताना चाह रहा हूँ बस। तो अगर क्या क्या चीजें हैं जो पनिशेबल होती है, जैसे अबैटमेंट ट्रैफिकिंग, किसी को रैगिंग करना या करवाना, दोनों ही। कॉन्स्पिरेसी बनाना कि रैगिंग करने के लिए, या फिर एक अनलॉफुल असेंबली करना रैगिंग के लिए, या फिर वायलेशन ऑफ डिसेंसी, या फिर किसी को हर्ट करना, ग्रीवियस हर्ट करना, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करना, किसी को कन्फाइन कर लेना कि जगह पे कहीं जाने नहीं देना, उसको रिस्ट्रेन करके रखना, एक्सटॉर्शन करना, क्रिमिनल फोर्स का यूज करना, और सेक्सुअल ऑफेंसेस, असॉल्ट, अननेचुरल ऑफेंसेस करना। ऑफेंस अगर प्रॉपर्टी वाला भी इसी के अंदर आएगा। और कोई भी चीज जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन थी रैगिंग की, तो उसके अंदर कुछ भी चीजें आती है तो वो सारी चीजें रैगिंग के डेफिनेशन में आएगी और रैगिंग ही मानी जाएगी उसको। अगर रैगिंग कोई करता है ऐसा पाया गया तो उसका हो सकता है कि एक कमिटी बनाई जाएगी और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है, उसके बाद करना क्या होगा।
हो सकता है कि उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए, हो सकता है कि उसको क्लास अटेंड ना करने दिया जाए। और अगर वो किसी स्कॉलरशिप में आया हुआ है तो हो सकता है उसकी स्कॉलरशिप को विड्रॉ कर लिया जाए या विथहोल्ड कर लिया जाए, और किसी और बेनिफिट अगर मिल रहा हो तो वो सारे बेनिफिट से उसको डिप्राइव कर दिया जाए। ये भी हो सकता है कि उसको एग्जाम देना ही नहीं दिया जाए, अगर एग्जाम दे दिया है तो रिजल्ट ना उसका पब्लिश किया जाए, ये भी किया जा सकता है। और अगर कोई वो स्टूडेंट अगर किसी नेशनल इंटरनेशनल या और कोई फेस्टिवल में जाता है तो उसको भी वहां से भी बैन कर दिया जा सकता है, उसको हॉस्टल से निकाला भी जा सकता है। और हॉस्टल से भी निकाला जा सकता है, उसको इंस्टीट्यूट से भी निकाला जा सकता है मल्टीपल सालों के लिए या फिर परमानेंटली। और ये भी बोल सकते हैं कि अगर निकाला गया तो उसको कभी किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। और फाइन वेरियस हो सकता है 25,000 से 1 लाख रुपए या फिर बियॉन्ड, डिपेंडिंग ऑन द केसेस, वो हो सकता है जो एक्सप्लेन कर सकते। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं डिपेंड ऑन केसेस। लाइक ये तो यूजीसी के हिसाब से था, इसके अलावा जो आईपीसी होगा वो अलग चीजें बताएगी, उसके हिसाब से भी चीजें आप देखेंगे। तो गवर्नमेंट लेवल पे चीजें होगी तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लेवल पे वो होगा कि एंटी रैगिंग गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करने का बोला जाएगा, एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो मॉनिटर करते रहेगी कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में किस तरह का सिचुएशन चल रही है। और कुछ अवेकिंग कैंपेन भी चला दी जाएगी, टीवी में भी एड्स चलाए जाएंगे, न्यूज़पेपर मीडिया में भी इस चीज के बारे में बताया जाएगा। इंस्टीट्यूट क्या करेगा, इंस्टीट्यूट जब भी कोई नया एडमिशन्स होते हैं कॉलेज में तो जूनियर और सीनियर को एक साथ बैठा के ये चीजें बताई जाएगी, रेगुलेशंस के बारे में बताया जाएगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया जाएगा, सो दैट कि जूनियर को भी पता रहे कि उसके क्या क्या राइट्स हैं, और सीनियर को भी पता रहे कि अगर कुछ वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ ऐसे इवेंट्स भी करवाया जाए जिससे जूनियर सीनियर का इंटरेक्शन होता रहे। और ऑब्वियसली इट्स ऑल शुड बी अंडर द गाइडेंस और सुपरविजन ऑफ द सीनियर फैकल्टी मेंबर्स। और हॉस्पिटल में भी बीच बीच में चेकिंग, एनोनिमसली चेकिंग होते रहना चाहिए, फ्रेशर बैच का भी सर्वे होता रहना चाहिए एनोनिमसली कि कैसे चल रहा है, चीजें क्या हो रही है वहां पर हॉस्टल में, आर दे ओके, लाइक समथिंग इज हैपनिंग which is which is beyond, like which is beyond something someone can see। तो ये चीजें भी उनको इंस्टीट्यूट लेवल पे आपको ध्यान देनी पड़ती है। आईपीसी की बात करें तो दे आर मल्टीपल थिंग, इंडियन पेनल कोड बोलता है कि मल्टीपल थिंग्स है जो अगर आईपीसी के परव्यू के अंदर आती है तो उसे रैगिंग के अंदर लिया जा सकता है। रैगिंग के साथ साथ आईपीसी भी क्रिमिनल केस रजिस्टर कर सकता है। तो अगर रैगिंग का केस आते हैं तो हो सकता है रैगिंग अगर होता है तो लाइक जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन डीन हो सकता है, डायरेक्टर हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है जो हेड हो इंस्टीट्यूट का, तो वो ये सारी चीज़ों में उस स्टूडेंट के खिलाफ, उस स्टूडेंट के खिलाफ चीजें कर सकता है जो हम आपने बताई थी, जो रेगुलेशन के हिसाब से, आईपीसी के हिसाब से हो सकता है या फिर यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से हो सकता है, चीजें कर सकता है। जैसे कॉलेज से निकाल देना, एडमिशन उसका कैंसिल करवा देना, उसका कोई फाइन लगाना, पुलिस केस करवाना, बहुत सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी वो सारी चीजें हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कर सकता है। तो आप देख सकते हो मल्टीपल चीजें ऐसी हुई है, और उसके खिलाफ कॉलेज ने या फिर पुलिस प्रशासन ने भी उसके खिलाफ बहुत सारी चीजें की, जैसे कि आप गुजरात का केस देख सकते हो। तो फाइनल ईयर एमबीबीएस के अगेंस्ट केस हुआ, कंप्लेन हुई, और कुछ कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, कॉलेज से निकालने के अलावा कॉलेज से निकाल भी दिया गया। और आप देख सकते हो सस्पेंड भी कर दिया गया एम्स भोपाल में 9 स्टूडेंट को। तो अगर ऐसा चीजें होती है तो कांटेक्ट किससे करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया हर इंस्टीट्यूट का एक एंटी रैगिंग कमिटी होती है, तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं हर इंस्टीट्यूट की, तो उस रैगिंग के लिए आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी की कुछ हेल्पलाइन नंबर है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और अपडेट ले सकते हैं। सो बस अगर कुछ ऐसा होता है तो जस्ट कीप काम एंड से नो टू रैगिंग। बाकी बस ध्यान रखिए, मेडिकल कॉलेज आपके लिए होता है, कॉलेज आपके लिए होता है, हायर एजुकेशन इज योर राइट। सो जस्ट एक चीज ध्यान रखिए, ऑल इज वेल।
चीज़ें ठीक हो जाएगी, चीज़ें ठीक है, चीज़ें चीज़ें हो जाएगी। और अगर आपको कुछ लगता है तो यू नो whom टू कॉन्टैक्ट। तो तब तक के लिए बाय बाय, सबक खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम।